हमने यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे संपर्क किया कि भाई हम लोग जो है काम करना चाहते हैं, हमारे लिए जो भी आदेश हो माननीय बहन जी से बात कर लीजिएगा या आप अपने स्तर से जो भी काम हमें देना चाहेंगे हम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में चोट था, वो नहीं चाहते थे कि मिशनरी लोग की किससे आपने मुलाकात की? मैंने उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम में प्रभारी शमसुद्दीन राइन थे उनसे 3 बार मुलाकात की। एक बार उन्होंने जो मुझे कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी की याद आई कि जिस चीज़ को लेकर के उनका एक स्ट्रिंग वायरल हुआ था उस तरह की बात उन्होंने जब मुझसे की तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मतलब पैसे लेन देन को लेकर? मैं खुल के नहीं कहूँगा इस मामले में, नहीं बताइए, अब तो इशारा ही काफ़ी है। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि ठीक है आपको हम इधर लगवा देते हैं सेक्टर प्रभारी पे और आपको हमारे लिए ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो मैंने कहा मैं इस चीज़ में ना विश्वास करता हूँ, ना मैंने आज तक कोई पैसा लिया है और ना मैं दूंगा। मान्य देखिए शमसुद्दीन राइन से मेरी स्वयं मुलाकात हुई, आमने सामने हुई, और आज जो मुझे लेकर गए थे उनसे मिलवाने के लिए कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप मिल लीजिए। आज वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो भी समाजवादी पार्टी में छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन हम मिशनरी लोग हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी का मिशन है, बाबा साहब की विचारधारा का मिशन है। हम मरते दम तक इसी मिशन में लगे रहेंगे और एक दिन पुनः इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत में अपनी सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। आज हम बात करेंगे बसपा के उस डैमेज कंट्रोल की जिसे मायावती बदस्तूर कंट्रोल करने में लगी हुई हैं और कहीं ना कहीं इसका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। हमारे सूत्रों के अनुसार हमें जो जानकारी मिली है कि अभी कुछ जो बागी नेता थे या यूँ कहें जिनको पार्टी से निकाल दिया गया था उनकी वापसी शुरू हो गई है और जल्द ही उसकी सूची भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगी और इसी को लेकर तमाम जो नेता हैं वो जुगत में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं कायास भी कर रहे हैं बसपा में वापसी का, क्योंकि ये अच्छा उनको अवसर नज़र भले ही ना आ रहा हो, इसलिए हम इस अवसर को भला नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जिस हालत में बसपा है उसको देखते हुए उन नेताओं की बसपा को ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए नरेश जाटव हैं जो पहले बसपा के कई प्रदेशों के प्रभारी रहे हैं, अच्छे बसपा के लिए काफ़ी लंबे अरसे से उन्होंने काम किया है। नरेश भाई, अब जिस तरह का डैमेज कंट्रोल करने की लगातार बसपा कोशिश कर रही है और सुनने में आ रहा है कुछ नेताओं की बहुत जल्दी वापसी भी हो गई है, अभी वो पब्लिक डोमेन में खबर नहीं है, क्या कहेंगे आपकी क्या कदम उठाने चाहिए इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए? जी, पहले तो मैं सभी को जय भीम कहना चाहूँगा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है। इस देश को संविधान देने वाले बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा वाली पार्टी है। तो ये डैमेज कंट्रोल जो हमें करना है, पहले हमें जिस विचारधारा पर पार्टी चली थी, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, हमें उस विचारधारा पर लौटना होगा और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं, जो उनकी विचारधारा को अंतर मन से मानते हैं, जानते हैं, जो पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, उन लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ करके, या यूं कहूं कि मिशनरी लोग जिनके दिल में आज भी बसपा के लिए स्थान है, जो नाराज़ हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बसपा को ही अपना घर मानते हैं और जब घर की किसी दीवार पर खरोंच भी आती है तो अपने अंदर दर्द की अनुभूति करते हैं। तो उन लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ करके डैमेज कंट्रोल ही नहीं, हम पुनः सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। अच्छा, एक बात और मैं नरेश भाई आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में, मतलब 2022 के चुनाव में बसपा का सबसे ज़्यादा नुकसान चंद्रशेखर ने किया है? आपको नहीं लगता? देखिए, चंद्रशेखर अभी जुम्मा 8 दिन की पार्टी है उनकी और मुझे लगता है कि उनका पहला चुनाव रहा ये, और चंद्रशेखर ने जो एक मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने चुनाव लड़े और उनकी ज़मानत जब्त हुई, तो वो खैर पार्टी को क्या नुकसान पहुंचाएंगे। पार्टी को तो भीतरघाती जो लोग पार्टी के पदों पर बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश को अपनी पकड़ में लिया हुआ था,
या मैं यूं कहूं कि कुछ आस्तीन के सांप थे जिन लोगों ने बसपा को नुकसान पहुंचाया है। मेरा सवाल इसलिए था ये, क्योंकि मैं भले ही जनाधार को लेकर ना कहा जाए ये बात कि चंद्रशेखर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन एक चीज़ को जो सबसे ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं पब्लिक डोमेन में कि मायावती बाहर नहीं निकलती हैं क्योंकि उनके सामने एक ऐसा नेता, दलित नेता जो हर घटना पर पहुंच रहा है। तो लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि मायावती तो घर से निकलती नहीं है, तमाम चीज़ों पर मायावती के लिए एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, हर घटना को लेकर, चाहे किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर और चाहे अब राजनीति की दशा और दिशा को लेकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात कहीं ना कहीं लोगों में रोष रहा है, नाराज़गी रही है। जो बहन जी में विश्वास जताते हैं, बहुजन समाज पार्टी में विश्वास जताते हैं, चूँकि मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी बाबा साहब की आइडियोलॉजी पर उन्होंने पार्टी को खड़ा किया था और कहीं किसी कार्यकर्ता पर यदि आँच आती थी तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी खुद मैदान में उतर करके उस लड़ाई को लड़ते थे, आवाज़ उठाते थे। लेकिन बहन जी को कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया, उनको अपने जो कार्यालय है वहाँ से बैठ करके नीति बनाने में लगाए रखा और स्वयं जो फील्ड में गए उन्होंने लोगों को संतुष्टि नहीं दे पाए। उनकी लड़ाई ऐसा नहीं लगा लोगों को कि हमारी लड़ाई ये नेता लड़ रहे हैं। और बहन जी को लगता था कि हमने जो नेता ज़मीनी स्तर पे छोड़े हुए हैं वो पब्लिक का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं बहन जी का जो एक विश्वास बना हुआ था पब्लिक पर, जो जन जन तक बहन जी की एक आस्था थी, उसको कचोटने का काम किया है। बहन जी का ग्रास रूट पर जो है एक जो जुड़ाव था वो हमारी पार्टी के जो नेता थे उन्होंने तोड़ने का काम किया है। नरेश भाई, क्या आपने भी काफ़ी जुगत लगाई पार्टी में काम करने के? चुनाव से पहले आपने मेरे से भी कुछ डिस्कशन किया था इस बात को लेकर, लेकिन कामयाबी शायद नहीं मिल पाई। आपने चुनाव में मदद भी की यहाँ से जो प्रत्याशी उसके साथ, क्या हुआ था थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये बात भी आना सामने ज़रूरी है। देखिए, हमारे जैसे हज़ारों पार्टी के मिशनरी लोग हैं जो पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर पदों पर लगे हुए थे, जो पदाधिकारी थे, हमें हिमाचल प्रदेश में माननीय बहन जी ने लगाया। हमने पूरा चुनाव करा करके वहाँ से आए, हमें दिल्ली में लगाया, हमने दिल्ली में पूरा चुनाव अपनी निष्ठा ईमानदारी से कराया। चूँकि इस समय हम किसी प्रदेश में काम नहीं देख रहे थे तो हमें लगा कि उत्तर प्रदेश के हम लोग रहने वाले हैं और मिशनरी लोग कभी घर नहीं बैठते, वो मिशन के काम में लगे रहते हैं। तो आपको पता होगा, हमने यहाँ के जो पदाधिकारी थे उनसे संपर्क किया कि भाई हम लोग जो है काम करना चाहते हैं, हमारे लिए जो भी आदेश हो माननीय बहन जी से बात कर लीजिएगा या आप अपने स्तर से जो भी काम हमें देना चाहेंगे हम देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में चोर था, वो नहीं चाहते थे कि मिशनरी लोग। किससे आपने मुलाकात की? मैंने उत्तर प्रदेश में जो पश्चिम में प्रभारी शमसुद्दीन राइन थे, उनसे 3 बार मुलाकात की। एक बार उन्होंने जो मुझे कहा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मुझे मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी की याद आई कि जिस चीज़ को लेकर के उनका एक स्ट्रिंग वायरल हुआ था, उस तरह की बात उन्होंने जब मुझसे की तो मुझे बड़ा ख़राब लगा। मतलब पैसे लेन देन को लेकर? मैं खुल के नहीं कहूँगा इस मामले में, नहीं बताइए, अब तो इशारा ही काफ़ी है। तो उन्होंने जब मुझसे कहा कि ठीक है, आपको हम इधर लगवा देते हैं सेक्टर प्रभारी पे और आपको हमारे लिए ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैं इस चीज़ में ना विश्वास करता हूँ, ना मैंने आज तक कोई पैसा लिया है और ना मैं दूंगा। मान्य देखिए, शमसुद्दीन राइन से मेरी स्वयं मुलाकात हुई, आमने सामने हुई। और आज जो मुझे लेकर गए थे उनसे मिलवाने के लिए, कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि आप मिल लीजिए। आज वो हमारी पार्टी में नहीं है, वो भी समाजवादी पार्टी में छोड़कर जा चुके हैं। लेकिन हम मिशनरी लोग हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी का मिशन है, बाबा साहब की विचारधारा का मिशन है। हम मरते दम तक इसी मिशन में लगे रहेंगे और एक दिन पुनः इस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में अपनी सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। शमसुद्दीन राइन जिस तरह से आप बता रहे हैं, काफ़ी मतलब इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। शमसुद्दीन राइन के साथ उत्तराखंड में भी एक इस तरह की घटना घटी, वहाँ पर भी लोगों ने पैसा लेने का आरोप लगाया। सहारनपुर में तो जगजाहिर वहाँ पर मंच से दौड़ा लिया था और एक जगह की और बिजनौर के आसपास की एक घटना है, वहाँ पर मारपीट भी हुई शमसुद्दीन राइन। तो शमसुद्दीन राइन ने जो जाल बिछा रखा था, उस जाल में क्या मायावती फंसती चली गई हैं और उनको ये सब चीज़ दिखाई नहीं दी? क्या वजह रही? बिल्कुल, बहन जी ने बड़े विश्वास के साथ नसीमुद्दीन सिद्दीकी को हटा करके शमसुद्दीन राइन को यहाँ लगाया। जब शमसुद्दीन राइन इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगे, उनकी तब की स्थिति देखिएगा,
और आज उनकी संपत्ति की आप जांच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मान्य बहन जी को गुमराह कर कर यहाँ पर जो भी पदाधिकारी बनाए गए उनको पैसे लेकर के पद दिए गए और उनको डरा के रखा, फील्ड में जाने नहीं दिया। देखिए साहब श्री कांशीराम जी ने भी कहा था कि बिना अर्थव्यवस्था के हमारी पार्टी नहीं चल सकती। एक वोट और एक नोट तो मान्यवर कांशीराम साहब भी मांगते थे, वो एक 10 का नोट था, लेकिन इन्होंने 10 के नोट से कब 10,000 और कब 1 लाख पहुंचा दिया, जिससे पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, पार्टी की छवि खराब हुई है। मिशनरी लोग आज भी बिल बिला रहे हैं। सरकार जाने का दुख नहीं है, क्योंकि सरकार तो 5 साल बाद हम बना लेंगे, लेकिन मिशन जब पीछे छूटता है, मिशन जब आगे को नहीं बढ़ता है, तब उनके दिलों में दर्द उत्पन्न होता है। तो आज ये दर्द पूरे भारत के मिशन के लोग, जो मिशनरी लोग हैं, वो महसूस कर रहे हैं। इस पैसे के बल पे शमसुद्दीन राइन ने अपना घर भरने का काम किया और बदनामी पार्टी की हुई, मान्य बहन जी की बदनामी हुई है। अब क्या सिस्टम बने, सिस्टम क्या होना चाहिए असल में, कैसे मतलब इसमें अब बदलाव, क्योंकि अब तो बसपा बिल्कुल हाशिए पे खड़ी है। देखिए सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद पीसी करके कहें कि ये जो कोऑर्डिनेटर हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको सीधा आह्वान करें कि यदि ये कोई पैसा आपसे मांगते हैं, मेंटेनेंस एक जो होता है उससे अलग किसी तरह के पद लेने में पैसे मांगते हैं, तो बहन जी तुरंत उस पर कार्रवाई करें। ये जो आने वाले चुनाव हैं, जिसको पार्टी के पदाधिकारियों ने बदनाम करने का काम किया है कि आज किसी से बात करेंगे आप, एक रिक्शे वाले से पूछेंगे तो वो बोलेगा पैसे लेती है बहुजन समाज पार्टी तो टिकट बेचने के। आप किसी पान की दुकान पर जाएंगे तो वो लोग भी यही चर्चा करते हैं। अमूमन ये मैंने भी काफ़ी मतलब जिस पार्टी के आप नेता से बात कर लीजिए, ये वही यही बात कहते हैं कि वो तो टिकट बेचती हैं, उसमें तो पैसा की पूछ है, सब कुछ वहाँ मतलब कदर नहीं है किसी के काम की, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। आपकी बात में मुझे कहीं ना कहीं ये सच्चाई नज़र आती है। तो ये मान्य बहन जी को कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसे देता हो, लेकिन बदनाम करने का जो काम किया है, जो यहाँ पर पदाधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बेचने का काम किया है। क्या इस बात की समीक्षा नहीं होती है कि मतलब बूथ लेवल के कार्यकर्ता से या जिला लेवल के कार्यकर्ता से इस चीज़ की समीक्षा तो नहीं होती है? देखिए अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव जब हम लोग हारे, हमने हार स्वीकार की, हम हारे हैं लेकिन हम घर नहीं बैठे हैं। तो मुझे जो पता चला है कि यहाँ पर जब चुनाव चल रहे थे उस दौरान पार्टी को बदनाम किया गया कि भाई ये लोग जो है इसलिए बहन जी ने उतारे हैं कि कोई पैसे नहीं दे रहा था, कुछ अचानक से लोग आए। तो समीक्षा के नाम पर अभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं दे रही है। बहन जी ने एक पीसी की थी, उसके बाद बहन जी अब जैसा कि पता चल रहा है कि जो टिकट हुए हैं उसमें ज़मीनी स्तर के जो नेता थे, जैसे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हुए, हमारे विधानसभा की और कमेटी हुई, उन तक से पूछा नहीं गया कि भाई ये प्रत्याशी ठीक रहेंगे या नहीं रहेंगे। सीधी बात करके बहन जी से टिकट करा दिया गया, जिनका नेगेटिव असर गया। जो विधानसभा के हमारे नेता थे उनको लगा कि हमसे जब बात ही नहीं की गई है कि इस प्रत्याशी के बारे में आपकी क्या राय है, ये जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा। देखिए मैं जिस ज़िले से आता हूँ, उत्तर प्रदेश का गाज़ियाबाद ज़िला है, उसमें 5 सीटें हमारी विधानसभा की आती हैं। साहिबाबाद सीट जो सबसे पहले विधानसभा बनी, उसको जीत करके बहुजन समाज पार्टी के खाते में यहाँ की जनता ने देने का काम किया। गाज़ियाबाद सीट को जिताने का काम 2012 में यहाँ की जनता ने किया। मुरादनगर की सीट को जिताने का काम बहुजन समाज पार्टी के लिए जनता ने किया। और आपकी धौलाना भी अब की 17 में जीती थी और मोदी नगर भी आपकी जीती है। लेकिन यदि हम बात करें आज कि उस ज़िले में जमानत जब्त होना, ये बड़े दुख की बात है। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और मुझे लगता है अभी तक समीक्षा नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही समीक्षा होकर के बहन जी इस पर कड़ा वो लेंगे, कदम उठाएंगे। शमसुद्दीन राइन को शायद अब यहाँ से हटाकर बिहार भेज दिया है, क्योंकि उनके जो पूरे कर्मकांड थे वो सब सामने आ गए हैं, विरोध भी हो रहा है और इसको देखते हुए उनको बिहार लगा दिया है। क्या वहाँ की पृष्ठभूमि पर इस बात का यहाँ के जो करके वो गए हैं, इसका असर नहीं पड़ेगा? देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने।
असर पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों ने भी इस बात का विरोध किया था कि शमसुद्दीन राइन की जो नीति है वो ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी उनका कई बार इस बात को लेकर के विरोध किया है। अब बिहार की जनता है, क्योंकि बिहार भी एक बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश की तरह, और वहाँ भी लोग जो है, जो प्रभारी होते हैं उनकी पिछली जांच करते हैं, भाई क्या रहा कि पीछे कैसे आए। और जाटव समाज से जितने प्रभारी बनते हैं, अगर किसी प्रदेश में रिजल्ट नहीं आता है तो बहन जी उनको भी डांटने का काम करती हैं। तो मुझे लगता है शमसुद्दीन राइन जी पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें बिहार से भी कुछ दिन के लिए अभी घर बिठाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर शमसुद्दीन राइन ने जिस तरह का रायता पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत तमाम उन जगह पर फैलाया है जहां का उन पर प्रभाव था, अब इस स्थिति को देखते हुए भले ही शमसुद्दीन राइन को बिहार भेजने का काम बसपा सुप्रीमो ने कर दिया हो, लेकिन नतीजे बिहार के भी जस के तस रहने वाले हैं। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।